हेलो एवरीवन, एक और फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स स्ट्रीम पे। और पहले की तरह ही हम इधर उधर की बातें ना करते सीधा अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो हम ले रहे हैं रोम्बस। एक्चुअली हम दो फिगर लेंगे, रोम्बस और ट्रेपीजियम दो। सीबीएसई ने भी 10th और 12th के बोर्ड के डेट शीट जो है वो जारी कर दिए हैं और फरवरी में आपके 15 फरवरी से जो है वो आपके पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग डेट में अलग अलग एग्जाम है, तो बच्चों ने भी प्रिपरेशन अब एक्सेलरेट कर दिए होंगे। हम भी आज इस क्वाड्रिलेटरल के एक रोम्बस और एक ट्रेपीजियम इन दो को हम कवर करेंगे। उसके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आएंगे और 2D फिगर का ही हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो ज़्यादा बातें इधर उधर ना करते हो, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को कॉन्सेप्ट जो आपका वो क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी इसमें डॉट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिर वही आज का फिगर आपका ये रोम्बस का। रोम्बस जो होता है आपका हिंदी में इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति यानी कि एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो इसके कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं और चारों साइड आपके इक्वल होते हैं। यानी कि रोम्बस के 2D फिगर है ये भी। रोम्बस एक ऐसा 2D फिगर वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 4 साइड होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 भुजा होती है, चारों भुजा बराबर होती है। 4 इसके एंगल होते हैं, 4 इसके एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कंफर्म नहीं कितने के होंगे बट इक्वल होंगे। अगर ये 30 का हो ये भी 30 का होगा, ठीक है। अगर ये 150 का होगा तो ये भी 150 का होगा, बट ये नहीं है कि 30 का ही होगा या 150 का। बट अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। यानी आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वो लिखा 4 एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। उसका इसके जो डायगोनल्स है, एक आपका AC एक आपका DB, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर यानी बाइसेक्ट भी करते हैं। कहने मतलब कि ये साइड और ये साइड यानी जितना आपका ये DO होगा उतना ही आपका BO होगा। यानी DO इक्वल टू हो जाएगा BO के और AO इक्वल टू हो जाएगा CO के। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका इंटरसेक्ट का तो करते हैं, साथ के साथ एक इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना वहाँ पे 90 के एंगल की फॉर्मेशन होती है। 90 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। अब आप लोग को मैंने बताया कि और किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता था? स्क्वायर के अंदर बनता था। स्क्वायर में भी क्या होते थे? 4 साइड आपके इक्वल होते थे। इसके अंदर पे चारों साइड इक्वल है। तो क्या आप इसको बोलोगे कि ये रोम्बस को स्क्वायर हम बोल सकते हैं? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि रोम्बस को हम स्क्वायर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं इसको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके जो है डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पे करते? तो एंगल कितने का बनाते हैं? 90 डिग्री का। इसलिए AC परपेंडिकुलर DB। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन हम जनरली मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब एंगल होता है। ऐसे हम लिखते हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम यानी समांतर जिसे हम बोलते हैं। तो AC परपेंडिकुलर है DB के, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट भी कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे भी कर रहा है। उसका इसका एक चीज और भी है कि इसके डायगोनल जो है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 100 डिग्री का एंगल है तो ये 50-50 में इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पे कहूंगा कि अगर मान लें कि थोड़ी देर के लिए कि जितने का भी एंगल हो, अगर मैं कहूँगा ये 120 का एंगल बन रहा है तो ये इसको 60-60 में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा एंगल को। तो एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो डायगोनल का उसका रोम्बस का एरिया आपको कैसे निकालोगे? समचतुर्भुज का मान लीजिए आपको कोई समचतुर्भुज है, इसके ये विकर्ण है आपका D1, इसकी लेंथ दे रखी है D1 और इसकी लेंथ है आपकी D2। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका हाफ D1 इंटू D2। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपका ये वाली लेंथ मान लीजिए D1 जो है आपका वो आपका 10 है और D2 आपका वो मान लीजिए 5 है। तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ 5 इंटू में 10 यानी कि 25 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए सेंटीमीटर में था हमारा, और अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हम ऐसे निकालते हैं। बट अगर मान लीजिए कि फिगर दे देगा, मान लीजिए ये डायगोनल है, ठीक है, और ये एक हाइट दे देगा आपको, मान लीजिए हाइट दे दिया और ये बेस दे दिया इसका,
कोई। बेस कहने मतलब कि इसके चारों साइड तो इक्वल ही होते हैं, यानी ये साइड जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये कि चारों साइड इक्वल ही है। मतलब एक साइड दे देगा, वाली साइड दे दिया 5 या 15 दे दिया, और हाइट दे दिया आपका मान ली कि ये 5 दे दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये मत देखना कि इसका हाफ d1 इंटू डी2 होगा, उस टाइम पे हाफ d1 इंटू डी2 होगा। क्यों? क्योंकि क्या आप रोम्बस को पैरेललोग्राम बोलोगे? रोम्बस को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताया, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम क्यों नहीं कह सकते हैं? ऐसे तो नहीं बोलोगे नहीं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता था, अपोजिट साइड क्या होते थे, इक्वल होते थे और पैरेलल होते थे। तो इसके भी अपोजिट साइड तो पैरेलल ही है और इक्वल भी है। अगर मान ली ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो अभी चारों साइड को मत देखो, हमने मान लिया कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, चारों साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों के आमने सामने वाले साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है। पैरेलल है तो पैरेलल भी होते हैं इसके में, इसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज है। तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज है तो इसीलिए इसका जो एरिया है, अगर हमें इसे हाइट पता हो और बेस पता हो तो हाइट इंटू बेस से भी इसका हम निकाल सकते हैं। तो उस टाइम पे ये मत सोचना कि इसके डायगोनल्स तो दे नहीं रखे, हाइट और बेस दे रखा तो फिर कैसे निकालें, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको ना ये चीजें पता होनी चाहिए, किस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं और किस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं। इससे पहले रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में मैंने आपसे लोगों से पूछा था कि क्या पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर बोलोगे, क्या पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो? तो उसके लिए आपको बोला था मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता है, हर एक की प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी है। जब आप प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक दूसरे का जो रिलेशन है बता सकते हो कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टी इसमें आती है तो इसको हम ये कह सकते हैं। तो इसी टाइप से बोला मैंने कि वैसे अगर इसके डायगोनल्स आपको दे रखा हो d1 और d2 तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो हाफ d1 इंटू d2 से। इसका मतलब ये नहीं कि फिगर के अंदर आपको अगर हाइट पता हो और बेस पता हो तो आप उसमें d1 और d2 ढूंढना चालू करोगे। d1 d2 यानी मैं इसकी विकर्ण की बात कर रहा हूँ, हिंदी में विकर्ण, ये चीज इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये और ये मान लिया नहीं दे रखा है, पेपर के अंदर आपको दे दिया हाइट दे दिया और ये आपको साइड इसका पता है, तो उस टाइम आप d1 d2 ढूंढोगे। उस टाइम पे तो आपको पता है कि ये क्या है, एक हिसाब से एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर, यानी कि रोम्बस को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो रोम्बस को अगर पैरेललोग्राम बोलोगे तो पैरेललोग्राम की क्या थी एरिया निकालने का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका ये हो गया, हाइट आपको पता है तो आप एरिया निकाल लोगे। उस टाइम में d1 d2 नहीं ढूंढना, ठीक है। बट अगर बेस और हाइट अगर नहीं दे रखा है और इसके विकर्ण दे रखे हैं तो आप उसको मतलब हाफ d1 इंटू d2 से निकाल सकते हो। चलो अगला आते हैं पेरीमीटर, परिधि। बार बार मैं परिधि मैं समझाता हूं आप लोगों को, हर एक वीडियो में मैंने बोल रखा है परिधि क्या उसको बोलते हैं, परिमाप, चारों साइड जो है उसका बाउंड्री है उसकी लेंथ के हिसाब से। तो इसका हर एक साइड क्या है, इक्वल है। अगर 5 है तो चारों 5 सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगा। तो एरिया क्या, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू में साइड। तो मान ली 5 है तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम ही होगा। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल थे तो 4 इंटू साइड होता था, इसके भी चारों साइड इक्वल है तो 4 इंटू साइड। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या था फॉर्मूला, 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती थी। उसके बाद आते हैं जैसे पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या होता था कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एक साथ वाले एंगल, यानी कि अगर मैंने कोई एक एंगल बना दिया ये तो एक साथ वाले, यानी ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं। तो यानी जो एडजेसेंट एंगल है यानी साथ वाले जो एंगल है उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री का। एक चीज बताता हूँ, एक आता है 180 डिग्री और एक होता है जब दो एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम संपूरक कोण और कंप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं हम पूरक कोण, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर मैं बोल दूंगा कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो अभी मैंने बताया आपको कि 60 डिग्री तो मैं क्या ऐड करोगे कि वो 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं हम, जब दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल को ऐड करोगे जोड़ोगे वो अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। तो 60 का सप्लीमेंट्री कौन सा होगा 120,
ठीक है, क्योंकि 60 में 120 जोड़ोगे तो आप 180 बनेगा। तो किसी भी एंगल का अगर आप सप्लीमेंट्री पूछता है तो 180 में से वो माइनस कर दो, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। किसी का अगर आप कंप्लीमेंट्री पूछता है तो 90 में से वो माइनस कर दो, कंप्लीमेंट्री आ जाएगा। मैं कहूंगा 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से 30 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री छोटा सा मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें डॉट नहीं होना चाहिए। तो इसके जितने भी एंगल यानी इन दोनों को ऐड करोगे 180 आएगा, या डी और सी को ऐड करोगे 180 आएगा, या सी और बी को ऐड करोगे 180 आएगा, बी और ए को ऐड करोगे तो 180 आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब मैं समझा क्यों रहा हूं कि मान ली कि आपको पता होना चाहिए कि मान ली ये रोम्बस है, रफ डायग्राम है, मान ली ये रोम्बस है, आपको बता दिया कि ये जो है वो 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का तो आपको पता है कि ये भी फिर क्या होगा 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने बताई है। अब ये 60 का क्या बताया मैंने, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, या ये दोनों एडजेसेंट है, या ये दोनों एडजेसेंट है, या ये दोनों एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब जब दो एंगल का एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इनके। रोम्बस के एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता है हमारा, जब दो एंगल को ऐड करके 180 आता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी यही था। तो अगर ये 60 है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा हमारे यहाँ पे 120। अब ये अगर 120 होगा तो ये भी हमारे क्या आ जाएगा 120। तो इससे क्या देखा हमने कि हमें अगर ये प्रॉपर्टी इसकी पता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल इनके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर इसका एक एंगल पता है तो हमें ये चारों एंगल पता कर लें, क्योंकि ये भी पता है कि इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी से हम सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं, इसलिए बताना पड़ता है कि ये क्या चीज होती है। क्योंकि जब पेपर में जब फिर वही कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जब आते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के अंदर क्या करते हो आप, आपके दिमाग में हर एक चीज चलता रहता है, हर एक क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल ये जो भी है उसके हर एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलता रहता है कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी ये थी तो ये भी चीज हो सकता है। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब उसने बोल दिया कि सारे एंगल 90 के हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम है तो पता है आपको कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होती है, ठीक है। डायगोनल्स होते हैं उसके वो इक्वल नहीं होते, मतलब तो ये सब चीज दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो इसके जितने भी एंगल है, दोनों जो एंगल के पेयर है एडजेसेंट एंगल के, उसका सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम बोलते हैं समपूरक कोण। तो आ गया होगा ये आपका रोम्बस समझ में, ठीक है। एक बार आप लोग देख लो इसको। तो अब अगला है आपका ट्रेपीजियम, हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब, ठीक है। तो ट्रेपीजियम देखो किसको बोलते हैं, एक ऐसी बंद आकृति, चतुर्भुज की एक ऐसी बंद आकृति जिसके कम से कम दो भुजा आपस में समांतर हो, जिसकी दो भुजा समांतर हो। एक ऐसा 2D क्लोज फिगर जिसके एटलीस्ट दो साइड जो है वो पैरेलल हो। देखो वैसे तो ट्रेपीजियम का सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर मैं आपको इसको डिफरेंट करके मतलब इसको बांट देता हूँ कि इसके अंदर भी एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम आ जाता है, एक आपका स्केलेंट ट्रेपीजियम आ जाता है, ये आपका राइट ट्रेपीजियम आ जाता है। मैंने लिखा नहीं है, बस उसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, लेकिन उस सबको ट्रेपीजियम ही बोला जाता है। क्योंकि पेपर में अगर आपके आ जाएंगे फिगर तो आप देखोगे कि अगर कोई दो साइड अगर पैरेलल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड अगर पैरेलल है तो आप उसको ट्रेपीजियम, अगर कोई पूछ दे क्या इसको आप ट्रेपीजियम बोलोगे, तो आप बस उसमें ये देखो कि दो साइड पैरेलल है, ट्रेपीजियम है जी, बोल दो ट्रेपीजियम है, आंख बंद करके बोल दो। क्यों? अगर आप पूछेगा स्क्वायर दे देगा, वो ये नहीं पूछा कि ये स्क्वायर है, वो अगर आपसे ये पूछता है स्क्वायर का शेप दे देगा, सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की बता दी, आपको पूछे तुम इसको ट्रेपीजियम बोलोगे, तो आप स्क्वायर में क्या होते हैं पैरेलल तो होते ही हैं सभी साइड आपस में, आप सॉरी आपस आमने सामने में जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल तो होते ही हैं। तो आपको क्या बोला, कम से कम दो साइड पैरेलल हो, ज्यादा से ज्यादा का तो उसने बोला नहीं है, कम से कम। अब देखो कम से कम दो साइड पैरेलल है, हाँ जी ट्रेपीजियम है। रेक्टेंगल को ट्रेपीजियम बोलोगे, बोल दोगे। पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोलोगे, बोल दोगे। रोम्बस को ट्रेपीजियम बोलोगे, बोल दोगे, क्योंकि दो साइड तो पैरेलल है ही ना। तो वही, तो इससे क्या है कि अगर ए भी पैरेलल है डीसी के, यानी कि एटलीस्ट यानी कम से कम, मैंने एक फिगर ले इसमें कम से कम दो साइड पैरेलल है, ऐसा नहीं कि ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे तो ट्रेपीजियम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कम से कम दो साइड पैरेलल हो एटलीस्ट, ठीक है। ये कंडीशन है इसमें कि कम से कम दो साइड पैरेलल हो। अब इसके अंदर एक ये प्रॉपर्टीज क्या आती है कि इसके अगर ये जो दो नॉन पैरेलल साइड है, यानी जो दो भुजा इसके समांतर नहीं है यानी असमांतर है, उसके मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हिंदी में मध्य बिंदु बुलाते हैं। मान एडी का मिड पॉइंट एम है और सीबी का मिड पॉइंट एन है, इसको जब आप मिलाओगे ना तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये थ्योरम भी है,
बुक के अंदर, बट अभी आप लोग इसको सिर्फ समझो, थ्योरम में बाद में प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा जब वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे चैप्टर वाइज क्लास के ऊपर। तो DC AB के पैरेलल है। अगर ये M और N इस साइड के अगर मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, तो इसको जो मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी यानी MN को मिलाने वाली जो रेखा है वो भी AB के समांतर होगी यानी AB के पैरेलल होगा। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसके भी पैरेलल होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर ये इसके भी पैरेलल हो जाए, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ही। तो कहने मतलब ये तीनों ही लाइन फिर पैरेलल हो जाएंगे। कब? ये कंडीशन है कि ये और ये क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये और ये क्या होना चाहिए आपका, मिड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद ये जो है पेपर में बहुत यूज होता है कि अगर मैं इसकी लेंथ को कुछ मान लेता हूँ, एक्स ही मान लेता हूँ कि ये लेंथ एक्स किसके बराबर आप निकालोगे, इसकी लेंथ क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला है हाफ a प्लस बी, यानी कि जो इसके पैरेलल साइड दे रखा है आपका, उसकी लेंथ अगर दे रखी है, मैंने बोल दिया कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये बोल दिया मैंने 5 सेंटीमीटर है, तो कोई कहेगा कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला है हाफ a प्लस बी, यानी हाफ 10 प्लस में 5, यानी आप डिवाइड करो 15 को 2 से डिवाइड कर दो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रेपीजियम से रिलेटेड, इसको आप लोग माइंड में बिठा लो क्योंकि पेपर में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसका एरिया, एरिया इसका क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाइट इसकी वाली कोई दे रखी होगी यहाँ पे, मान लीजिए ये हाइट दे रखा है h आपका, तो ये हाइट पता होगा, तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा आप लोगों को कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि समांतर भुजाओं का योग गुणे में उसकी ऊंचाई उसका आधा, ठीक है। हाफ इनटू में ये आपका जो है a प्लस बी क्या आपका समांतर भुजाओं का योग है, और h क्या होगी इसकी, ये ऊंचाई हो गई। तो आगे समझ में क्या क्या बताया मैंने ट्रेपीजियम के बारे में कि दो साइड कम से कम पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसके जो दो नॉन पैरेलल साइड है, अगर वो मिड, उन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है यानी रेखा जो है वो क्या होगी, जो पैरेलल साइड है उसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो वो लाइन बनेगी MN जो है, इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे निकालोगे आप, दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर दो, उसका आधा कर दो, तो इसकी लेंथ आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, यानी हाफ इनटू में समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है। अब कोई बोला इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तब हर एक चीज के लिए बताना थोड़ा ना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई। अगर आपको इसकी चारों तरफ किस डायमेंशन पता है, क्योंकि इसका डायमेंशन ऐसे तो नहीं है कि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, या अपोजिट साइड इक्वल है, अलग अलग ही होगा, या जो भी अगर एक जैसा होगा तो वो दे रखा होगा। तो पेरीमीटर क्या है, आप चारों साइड जो भी आपको पता है सबको ऐड कर दो तो वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि परिधि हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रेपीजियम में कि इसको भी 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल में बताया था आपको कि आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसके 2 साइड इक्वल होते थे। तो ट्रेपीजियम में भी क्या है कि एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसके 2 नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, यानी ये दोनों, ये तो पैरेलल है ही, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोल देगा तो क्या बोलोगे आप कि जिसके ये नॉन पैरेलल साइड जो है वो एक जैसे, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो, तो वो हो जाएगा आइसोसेल्स, ठीक है। और स्केलेन ट्रेपीजियम किसे बोलेंगे, जिसकी हर एक साइड अलग अलग हो, मान लीजिए ये किसी और लेंथ की है, ये किसी और लेंथ की है, ये किसी और लेंथ की है, मतलब इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है और इसकी कुछ है, ठीक है। अलग अलग लेंथ, चारों साइड की अलग अलग लेंथ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रेपीजियम हो जाएगा। और एक आता है राइट ट्रेपीजियम, तो राइट एंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 का है, तो यानी कोई ऐसा ट्रेपीजियम, जैसे मान लीजिए ये कह दिया मैंने, एक ये कह दिया इस टाइप से, तो यहां मान लीजिए 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ट्रेपीजियम है, ये है क्योंकि इसके 2 साइड तो पैरेलल है ही, तो इसलिए इसको आप ट्रेपीजियम बोलोगे। बट क्यों राइट ट्रेपीजियम बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक एंगल 90 का है। तो बाकी आप पेपर में अगर आ जाता है कि क्या आप इसको राइट ट्रेपीजियम बोलोगे, तो देख लो कि 90 डिग्री का कोई एंगल है या नहीं है। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, आइसोसेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, ठीक है। समद्विबाहु समलंब है ये, तो अगर देख लोगे अगर 2 साइड अगर इक्वल है तो है, 2 साइड कहने मतलब जो नॉन पैरेलल 2 साइड है, क्योंकि ये तो 2 पैरेलल ही होंगे,
जो नॉन पैरेलल दो साइड है उसको देखना क्या वो दोनों बराबर हैं, अगर है तो आपका समद्विबाहु समलंब हो जाएगा। ठीक है, विषमबाहु समलंब यानी स्केलेन ट्रेपेजियम, तो देखो क्या चारों साइड इसके अलग अलग है, लेंथ जो है चारों के अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब बताओ कि क्या एंगल ए प्लस एंगल डी इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, होगा। अब ये याद कर लो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी क्लोज फिगर थे उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी साथ के दो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है हर एक में, चाहे कोई सा क्वाड्रिलेटरल हो। स्क्वायर में तो पता ही आपको कि हर एक एंगल 90 का ही होता है, तो किसी भी दो एंगल को ऐड करो तो 180 होगा। रेक्टेंगल में भी पता है आपको कि हर एक एंगल 90 का होता है, तो किसी भी दो एंगल को आप सम करोगे तो 180 होगा। पैरेललोग्राम, रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी एडजेसेंट एंगल, उसमें हमें ये नहीं पता कि एंगल कितने का है, बट जब भी दो एंगल को आप सम करोगे एडजेसेंट वाले को, अपोजिट वाले को मत कर देना कि ये दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा और इन दोनों का 180 होगा। यानी एडजेसेंट का मतलब है साथ वाला, ना कि सामने वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट का एंगल जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। और जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ये मैंने बता दिया सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। जब दो एंगल का सम 90 का होता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल। किसी भी एंगल का आपको सप्लीमेंट्री पूछा जाता है, कई बार बच्चों को ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, पेपर में आ जाते हैं और बच्चे क्या समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछा है। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब बेसिक चीजें छूट जाती है ना, जब हमें बाद में पता चलता है कि यार ये चीज तो इतना आसान था, अगर ये हो जाता तो मेरे 1 नंबर बढ़ जाते। ठीक है, और कोई बच्चा 1 नंबर से जब रह जाता है या पॉइंट कुछ नंबर से रह जाता है तब उसको अफसोस होता है कि वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, वो अगर उसके बारे में मेरे को पता होता तो उसका आंसर मैं दे देता और मेरा पेपर क्लियर हो जाता। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, पूरक कोण किसे बोलते हैं, समपूरक कोण किसे बोलते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, इन सब चीजों को कैसे डिफाइन क्या होता है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जब मैथ्स पढ़ते हैं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है, आगे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, लेकिन आगे कंपटीशन के लिए तो वो भी जाते हैं, तो मैथ जब छूट जाता है तो उनकी जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे और स्टेप बाय जब पढ़ते रहोगे ना तो फिर आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट इतना आने लगेगा कि आपको लगेगा कि मैं इसी को सॉल्व करता रहूं हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग से हट जाती है जब इसको छोड़ देते हो आप। ठीक, अब इसीलिए मैं ये बेसिक चीज ये बना रहा हूं कि वो छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बैठे, फिर आप आगे उस चीज को बढ़ो। तो आप अच्छे से इन वीडियोज को जो है वो देख लेना, जो भी मैंने क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और सर्कल के ऊपर बनाया। अगर आपने इन 3-4 वीडियो को देख लिया ना तो आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, ये मैं 9th 10th वाले बच्चों को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 9th 10th वाले बच्चे जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं ना तो उनको ये बेसिक चीजें नहीं पता होती है। फिर हम जब उसको प्रूफ करते के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि रोम्बस किसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल में जो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है क्या होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हर एक एंगल कितने का होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते भी या नहीं होते, ये चीजों को नहीं पता होता। अब फिर उस टाइम पे बताने में क्या लगता है कि यार ये 6ठी 7वीं 8वीं की चीजें ये इनको समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो उससे आधे बच्चों को चीजें पता होती है, आधे को पता नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये तो मेरे को पता है, तो बेसिक सी चीज होती है, इसलिए कहता हूं ये बेसिक चीज आप लोग पढ़ लो। ठीक है, तो आई होप ये जो आपका ट्रेपीजियम और रोम्बस से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैंने कोशिश यही की है कि आप दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे के वीडियो हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे, थोड़ा हम हायर लेवल जंप करेंगे इससे। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।